आप वीडियो सभी ऑन रखेंगे, ध्यान रखें। ओके बेटा, द नेम ऑफ चैप्टर 5 इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। These are two words, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ये दोनों एक ही इनका मीनिंग रहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और फॉरेन ट्रेड क्या है। तो बेटा यहाँ पे आपको समझना है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज रिलेट विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज, उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। समझ में आना आपको चाहिए बेटा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है? ऑल द कंट्रीज अदर देन आवर कंट्री आर कॉल्ड द फॉरेन। हमारी कंट्री को छोड़ के बाकी सारी कंट्री ही क्या है? फॉरेन कंट्री होती है। और हम किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहा जाता है, अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड। और ऐसा क्यों हम करते हैं? बिकॉज समटाइम आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्सीड आवर डोमेस्टिक कंजम्पशन। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाता है या होता है, और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो सरप्लस हम मार्केट के अंदर बेच देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच देते हैं। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज लेस देन द डोमेस्टिक कंजम्पशन। कंजम्पशन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन हमारे पास कम होता है, देन वी इंपोर्ट द गुड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे बेटा आपके पास दो वर्ड हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट बेटा आपको इन दोनों का मीनिंग पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट होता है बेटा सेलिंग द गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। सेलिंग द गुड्स टू आउटसाइड द कंट्री, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपोर्ट। इन हम कह सकते हैं व्हेन ए बिजनेसमैन ऑफ आवर कंट्री sell the product to the businessman of rest of the world's country, that is export. And what is the import? Import is when we purchase या buy the good from rest of the world, that is called import. ठीक है बेटा। एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ आर इंक्लूड इन इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड। चाहे हम बाहर एक्सपोर्ट करें चाहे हम बाहर से इंपोर्ट करें, बोथ आर इंक्लूड इन द इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड। अंडरस्टैंड बेटा? होप सो ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी चीज है कि व्हाट इज इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड, उसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा कि द गेन्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। हाँ, सबसे पहले बेटा आपको यह समझना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट आपको देखने हैं कि इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड क्यों अराइज हुआ, हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं, एंड व्हाट्स द बेनिफिट बिहाइंड द फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके पीछे पॉइंट रहेंगे, ये आपको नोट डाउन, ये आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है। देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। किसी भी कंट्री के पास बेटा कुछ भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है, लाइक किसी के पास रॉ मटेरियल का स्पेशलाइजेशन है, किसी कंट्री के पास लेबर का स्पेशलाइजेशन है, किसी के पास टेक्नोलॉजी का स्पेशलाइजेशन है, और उस स्पेशलाइजेशन के बेस पे वो कम कॉस्ट के ऊपर गुड्स को प्रोड्यूस करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हाई प्राइस के ऊपर बेच के प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसलिए बेटा सबसे पहले आपको समझना है कि इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। एंड स्पेशलाइजेशन के कारण क्या होता है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस मिलता है, मतलब हम कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बाहर बेच सकते हैं, या बाहर कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट अपने कंट्री के अंदर हम बाय कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बेस्ड रहता है। नेक्स्ट जो चीज है बेटा वो है द स्पेशलाइज्ड कंट्री प्रोड्यूस्ड पर्टिकुलर गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट देन इन अदर कंट्रीज। वो लोअर कॉस्ट के ऊपर किसी भी मीनिंग गुड को प्रोड्यूस करके बाहर बेच सकती है। फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट हायर प्राइजेस। मतलब बेटा वी कैन सेल द प्रोडक्ट एट हायर प्राइजेस in the rest of the world which we produced at the comparative cost, low cost in India या in our domestic economy। ठीक है बेटा। इट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो चीज हमें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करनी महंगी पड़ती है, वी कैन बाय इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द लो प्राइसेस।
अगर हमें बेटा हाई प्राइस की पड़ती है बाहर से इंपोर्ट करनी या परचेज करनी, देन वी हैव टू डेफिनेटली प्रोड्यूस इट इन इंडिया, प्रोड्यूस इट इन आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी। लेकिन बेटा अगर हमें वो इन डोमेस्टिक इकोनॉमी प्रोड्यूस करनी महंगी पड़ती है, देन वी कैन बाय इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, इट इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए मार्केट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। विदाउट फॉरेन ट्रेड, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन जस्ट विद इन द कंट्री। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या विद यूजिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, ए बिजनेसमैन कैन सेल हिज प्रोडक्ट इन होल वर्ल्ड। उसके लिए मार्केट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Next one is the international trade enhance the opportunity of investment for the trading partner from rest of the world। मतलब rest of the world के जो trading partner है, they can do the investment in India, जिसको हम foreign direct investment या foreign institutional investment कहते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, rest of the world से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और बेटा ह्यूज इन्वेस्टमेंट या मोर इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एक्सलरेट द जीडीपी, ऑलवेज इंक्रीज द जीडीपी, ग्रो द जीडीपी। इसलिए कहा जाता है बेटा हायर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री लीड्स टू हायर जीडीपी ग्रोथ। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को हम इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। समझ में आएगा बेटा? तो दीज आर सम पॉइंट्स अब रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड जो हमें समझने हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन से हमें कंपैरेटिवली कॉस्ट एडवांटेजेस मिलता है, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड कंट्री जो है किसी भी गुड्स को लोअर कॉस्ट के ऊपर बना के बाहर महंगा बेच सकती है और किसी भी बाहर की कंट्री से सस्ता सामान खरीद सकती है। इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की मार्केट का साइज बढ़ता है, बाहर का ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के अंदर या डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी जीडीपी उतनी ज्यादा ग्रो होती चली जाती है। समझ में आएगा बेटा? तो यहां पे आपको कुछ और पॉइंट देखने हैं कि व्हाट्स द गेन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये अलग से पॉइंट बेटा आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द गेन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड्स के क्या क्या गेन्स होते हैं, फॉरेन ट्रेड के क्या क्या बेनिफिट्स हमें रहते हैं, ये पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले बेटा द गेन्स ऑफ फॉरेन ट्रेड कि हमेशा ही हमें इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, डोमेस्टिक आउटपुट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिकता है। इससे क्या होता है बेटा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको समझना है, इट फैसिलिटेट्स द इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इकोनॉमी। हम बेटा उस एसेंशियल गुड्स को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इससे क्या होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट मींस ऑफ अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। हम बेटा अपने देश के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस करके बाहर देश के अंदर बेच सकते हैं, जिससे हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी आती है, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी कहते हैं। इससे बेटा कहा जाता है, थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट मींस ऑफ अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वी कैन अर्न द फॉरेन करेंसी, सो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमीज के अंदर से हाँ यस बेटा, लेट्स वी स्टार्ट अगेन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सम गेन्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के गेन्स को हम स्टडी कर रहे थे कि क्या क्या गेन्स जो है, क्या क्या बेनिफिट्स फॉरेन ट्रेड के हो सकते हैं। तो जस्ट ए मिनट बेटा, होल्ड फॉर ए मिनट। हाँ यस बेटा, द गेन्स ऑफ फॉरेन ट्रेड वी आर डिस्कसिंग अबाउट। तो सबसे पहला पॉइंट था कि इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन through which we can get the benefit of comparative cost advantages, and domestic output can be sold in the international market with the help of international trade। हम domestic output को rest of the world की market के अंदर बेच पाएंगे। It facilitates import of essential goods and services which cannot be produced in the domestic economy। जो goods domestic economy के अंदर produce नहीं हो सकती, हम उनको बाहर से purchase कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, it is an important means of earning foreign exchange।
मीनिंग बेटा विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हम फॉरेन की करेंसी को अर्न कर सकते हैं। वो अर्न कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट। जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कोई भी चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन की करेंसी मिलेगी, जिसके थ्रू हम जो है सो एसेंशियल फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्री टू मेक डेवलपमेंटल इंपोर्ट, उस फॉरेन करेंसी से हम डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स कर सकते हैं, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक बेटा सपोज दैट वी हैव द सरप्लस व्हीट, हम क्या करते हैं उस सरप्लस व्हीट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बेच देते हैं। सपोज दैट हम यूएसए को बेच देते हैं एंड वी कैन गेट द एंड वी विल गेट द यूएसए डॉलर, हमारे पास यूएस डॉलर आ जाता है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाती है। देन विद द हेल्प ऑफ दैट यूएस डॉलर वी कैन बाय द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी, विद लेटेस्ट मशीनरी फ्रॉम द यूएसए। समझ में आएंगे बेटा? इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो यहां पे देखना है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट मींस ऑफ अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हैं, जिसके थ्रू लेस डेवलप्ड कंट्री डेवलपमेंटल इंपोर्ट कर सकती है। डेवलपमेंटल इंपोर्ट क्या होगी उसके लिए? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या जो है बेटर क्वालिटी गुड्स। इट प्रोमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंटरनेशनली। यहां पे इंटरनेशनली क्वालिटी ऑफ लाइफ एक जैसी हो जाती है बेटा, मतलब जो गुड्स बाहर जो प्रोड्यूस होती है वी कैन इजिली यूज इट इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जो बाहर के लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका है, हमारा भी वैसा ही हो सकता है, क्योंकि हम गुड्स को इंपोर्ट करके अपने देश के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एनहांस द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, एफडीआई या एफआईआई के थ्रू। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण क्या होते हैं बेटा? हमारी इकोनॉमी जो है उसकी जीडीपी इंक्रीज होती है। इंटरनेशनल ट्रेड सर्व एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, ये पॉइंट आपको देखना है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट द पोजीशन ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड। इंडिपेंडेंस कब की बात करते हैं बेटा? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब द टाइम पीरियड ऑफ 1947। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऑलमोस्ट पॉइंट पहले भी देख चुके थे। सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, इंडियन इकोनॉमी सफर्ड फ्रॉम द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीज देखा था कि आवर इकोनॉमी वाज कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। और डिस्ट्रॉय किस तरह से किया था? वो हमारे देश से रॉ मटेरियल को अपने देश के अंदर इंपोर्ट करवाते थे और बेटा वहां से हमारे देश के अंदर फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। मतलब वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड ब्रिटिशर्स गेन्ड द बेनिफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दे एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अंडरस्टैंड बेटा? तो उन्होंने हमें कॉलोनियल एक्सप्लॉट किया, हमें कॉलोनियल रूल के अंदर हम बहुत एक्सप्लॉट हुए। ब्रिटिशर्स यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्री। उन्होंने हमारे क्या किया? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को हमारे को यूज किया अपनी इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए। मतलब उनकी इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो कहां से लेते थे? इंडियन आउटपुट उनका जो है इंडियन मार्केट के अंदर से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे। द इंडियन इकोनॉमी वाज ऑल एक्सप्लॉइटेड एज ए मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स के लिए एज ए मार्केट भी इंडियन इकोनॉमी जो है इंडियन मार्केट काम आती थी। मतलब उनका जो फिनिश्ड गुड्स था वो भी कहां बिकता था? इंडिया के अंदर बिकता था। ठीक है, रॉ मटेरियल हम उनको देते थे और वो फिनिश्ड गुड्स हमें बेचते थे, और दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन का बेनिफिट वो लेते थे। ठीक है, अब क्या था बेटा यहां पे समझें, उस टाइम पे हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो किस टाइप का था? हाई एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल को हाईली एक्सपोर्ट करते थे। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, बाहर देश को हम बेचते थे, वो हमारा एक्सपोर्ट होता था किस चीज का? रॉ मटेरियल का। हाई एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे हमारा वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा था। हाई वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपको समझना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है टोटल इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आगे एक स्लाइड मैंने अलग से भी प्रिपेयर की है, वो बताऊंगा कि क्या आपका मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, तो क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था इसलिए हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा था, और एक्सपोर्ट ज्यादा होना इट इज ए बेटर पोजीशन। लेकिन बेटा ये देखा जाएगा वो कि एक्सपोर्ट किस चीज का है। इफ आवर एक्सपोर्ट इज मोर ऑफ फिनिश्ड गुड्स इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी। लेकिन बेटा अगर हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते हैं तो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी।
अंडरस्टैंड बेटा, इससे क्या हुआ, हाई वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था, बट आवर डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज डिकेड। उन्होंने हमारी जो डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिके कर दिया, खत्म कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके हुई तो हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की जरूरत रही ही नहीं। वो सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन अपने देश के अंदर क्या करवा लेता था, एक्सपोर्ट करवा लेता था हमारे से। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अंडरस्टैंड बेटा, अब देखिए बेटा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल। इट वाज फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है आवर एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट। इट इज फेवरेबल सिचुएशन। ये देखिए मैंने आपको आगे बताया भी है कि फेवरेबल सिचुएशन इज द एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। पर एक्सपोर्ट थे किस चीज के, रॉ मटेरियल के। दैट्स व्हाई इट इज नॉट मीन फेवरेबल फॉर इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी। समझ में आएगा बेटा, आवर एक्सपोर्ट आवर इंटरनेशनल ट्रेड वाज फेवरेबल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इट्स बिकॉज ऑफ हाई एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। दैट्स व्हाई बेटा यहां पे जब हमने देखा कि 1946 और 47 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना था, 31 करोड़ का था। मतलब हमारे एक्सपोर्ट आर 31 करोड़ रुपीज मोर देन अवर इंपोर्ट। लेकिन जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारा ये जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यही होता है बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये श्रंक होके कितना रह गया, 14 करोड़ हो गया। मतलब जब इंडस्ट्री का कंट्रोल, सॉरी, जब इकोनॉमी का कंट्रोल हमारे इंडियंस के हाथ में आया तो हमने बाहर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो हमारा बीओटी 1946 मतलब एक साल पहले इंडिपेंडेंस से 31 करोड़ का था, जब कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था। लेकिन जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 के अंदर तो हमारा बीओटी 14 करोड़ का रह गया। मतलब हमने अपने एक्सपोर्ट को कम कर दिया, हमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना बाहर कम कर दिया। मीनिंग ये है बेटा कि ब्रिटिशर्स फोर्सली जो है हमारे से रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करवाते थे। समझ में आएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा द डायरेक्शन ऑफ और फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन क्या होता है बेटा, तीन चीजें होंगी बेटा, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तीनों के लिए स्लाइड बनाई है, वहां पे भी समझाऊंगा। डायरेक्शन होती है, वॉल्यूम होती है टोटल फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। डायरेक्शन होता है कि हम फॉरेन ट्रेड किस कंट्री के साथ करते हैं, और कंपोजिशन होता है किस टाइप की गुड्स को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी किसके साथ थी बेटा, ब्रिटेन के साथ थी, क्योंकि हमारा ज्यादातर ट्रेड किसके साथ होता था, चाहे एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो। रॉ मेटेरियल एक्सपोर्ट करते थे तो ब्रिटेन को, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे तो वो भी ब्रिटेन से। तो डायरेक्शन कहां थी, ब्रिटेन की तरफ थी। मतलब हमारा फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। दे यूज्ड आवर इकोनॉमी फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कंपोजिशन। डायरेक्शन समझ में आएगा बेटा। डायरेक्शन के बाद जो है कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ गुड्स, किस टाइप की गुड्स को हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, ये आपको पता है बेटा। वी आर द मेनली एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इट इंडिकेट द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि वी डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन इंडिया। कि हम रॉ मटेरियल हम क्या करते थे, उनको व्हीट देते थे और वहां से बिस्किट परचेज करते थे। हम उनको रॉ मटेरियल देते थे और उनसे फिनिश्ड गुड्स जो है वो इंपोर्ट करते थे। दैट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो दीज आर द पोजिशन ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या क्या पॉइंट थे, वी आर एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। उन्होंने हमारे जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर, सॉरी, हमारे जो मार्केट के अंदर अपनी फिनिश गुड्स को बेचा। हाई एक्सपोर्ट हम रॉ मटेरियल का करते थे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा थी, लेकिन हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डीके उन्होंने कर दी थी। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल था, मतलब एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट थे। पर वो क्यों थे, क्योंकि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज्यादा होता था। 46 47 के अंदर जो है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का बैलेंस 31 करोड़ का था। 47 और 48 के अंदर ये कम होके 14 करोड़ का रह गया। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारी केवल ब्रिटेन की तरफ थी। कंपोजिशन हमारी बैकवर्डनेस को शो करता था, क्योंकि वी आर द एक्सपोर्ट, वी वाज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
समझ में आएगा बेटा? होप सो ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। बहुत इजी पॉइंट थे कि व्हाट्स द पोजीशन ऑफ फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। यहां पे तीन चीजें मैंने जो पहले आपको बताई कि उनको आप डिस्कस करना है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या है और डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या है। वॉल्यूम क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर टू द क्वांटम और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री, मीनिंग इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों। सपोज दैट वी आर इंपोर्टिंग 10 करोड़ रुपीज 10 करोड़ गुड्स एंड एक्सपोर्टिंग 5 करोड़ रुपीज गुड्स, तो टोटल 15 करोड़ हमारा क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन क्या होता है बेटा? द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड्स का मतलब होता है कि हमारी किस कंट्री की तरफ फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन है, हम किस कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम किसके साथ ज्यादा करते हैं। तो ये है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द कंट्री टू विच ए कंट्री एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्री फ्रॉम विच इट इंपोर्ट, वो किस गुड्स किस कंट्री से एक्सपोर्ट करती है और किस कंट्री से इंपोर्ट करती है। नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट है कि इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, उसकी पोजीशन कैसी थी, दैट्स इट्स अवर नेक्स्ट पॉइंट। इंडिपेंडेंस के बाद मतलब आफ्टर 1947। अब देखना है बेटा इंडिया फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड ए नोटिसेबल चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट अबाउट वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी वॉल्यूम क्या थी, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारा फॉरेन ट्रेड कितना था। उसके बाद कंपोजिशन क्या है, हम किस टाइप की गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ और फॉरेन ट्रेड क्या है, ये हमें पढ़ना है। इसके लिए बेटा देखिए यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा था, तो इसलिए मैंने आपकी बुक का एक पूरा पेज यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमारे वॉल्यूम क्या था। तो देखिए बेटा वी आर स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1951 टू 1956, वहां से हमने इसको स्टार्ट किया और क्या क्या पोजीशन हमारी रही, तो इसको आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे इंपोर्ट्स थे 3651, एक्सपोर्ट थे 3109 करोड़ के अंदर वैल्यूज है बेटा सारी, और टोटल कितना हो जाएगा वॉल्यूम 6760 रुपीज 60 करोड़ रुपीज। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था। और इसी तरह से बेटा ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला गया, इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी और टोटल भी। आज देखिए बेटा अगर हम रिसेंट की बात करें तो ये डाटा है बेटा 1,31,89,647 करोड़ रुपीज का हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि एक्सपोर्ट हमारा कितना है 90,01,485, और टोटल वॉल्यूम है हमारी 2,21,91,132। मतलब बेटा कई गुना इंक्रीज हुआ है हमारा इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी और टोटल भी। ठीक है, यहां पे बेटा हम इसको नीचे देखते हैं टेबल को, जहां पे ऑब्जर्व किया जाता है कि ये वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड जो है इट शोज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड। हर एक 5 ईयर प्लान के अंदर ये इंक्रीज होता चला गया। ये 5 ईयर प्लान का है बेटा, एक साल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है ये, इट्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंप्लीट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का ये टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है बेटा। तो यहां पे ध्यान से रख देखेंगे बेटा, इट हैज राइजन फ्रॉम 6706, शुरू में कितना था बेटा टोटल 6760 करोड़ रुपीज, और आज हो चुका है बेटा 2,21,91,130 करोड़। ये इंक्रीज हुआ है कितने गुना बेटा, ये इंक्रीज हुआ है 3282 गुना, 3282 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट्स देखने की जरूरत है। जो हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है वो 3612 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 2895। ये भी हमें पता चलता है कि हमारे जो इंपोर्ट है वो ज्यादा बढ़े हैं, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज जो हुए हैं वो कम हुए हैं। लेकिन हम कहेंगे जी ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है,
ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट है, ये तो कई गुना है, 3282 गुना हमारा हो जाता है। लेकिन बेटा इस पे आपको देखना है कि हमारा बेस ईयर क्या है, हमारा बेस कितना है। बेस बहुत ही कम है बेटा, 6760 बेस है, उसके कंपैरिजन में इतना इंक्रीज हुआ है। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जब हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए, उस टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत कम था, और बेस हम उसी को लेके रखते हैं। अगर बेटा मैं कहता हूं कि हम बेस जो है 11th 5 ईयर प्लान को ले लेते हैं, सपोज दैट ये हम ले लेते हैं 1,28,13,079, हम इसको बेस ले लेते हैं, तो कितना इंक्रीज हुआ है, ये तो केवल 2 गुना है। लेकिन क्योंकि हमारा बेस बहुत कम है, ध्यान से देखेंगे बेटा, बेस ईयर कौन सा है हमारा, 1951 है हमारा बेस ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा बेस है, उसके कंपैरिजन में कितना 3282 गुना इंक्रीज हो गया। मतलब ये हमें लगता है कि इट्स ए वेरी ह्यूज इंक्रीज, बट इट्स नॉट एक्चुअली वेरी ह्यूज इंक्रीज, बिकॉज आवर बेस ईयर्स फॉरेन ट्रेड इज वेरी लो। तो ये बेस इफेक्ट को आपने समझना है। अगर बेस इफेक्ट बड़ा होता, बेस इफेक्ट मैंने कहा अगर 11th 5 ईयर प्लान के बेस पे हम देखें तो केवल 2 गुना है, ये इवन 2 गुना से भी कम है। लेकिन क्योंकि हमारा बेस इफेक्ट, और बेस इफेक्ट क्यों कम है, बेस ईयर का फॉरेन ट्रेड क्यों कम है हमारा, क्योंकि उस टाइम पे वी आर अंडर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स यूज इंडिया जस्ट एज ए कॉलोनी, इसलिए कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन कहते हैं, वो हमें एक कॉलोनी की तरह यूज करते थे बेटा। समझ में आएगा बेटा, तो ये आपको समझना है, ये सभी पॉइंट्स आपको देखने हैं, एक एक पॉइंट जो है। परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैज बीन हाई ओइंग टू द बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट के कारण ये ज्यादा है। It means initially the volume of export and import was very low. Accordingly, even a small increase in the total volume show a significant rise in term of percentage rise. क्योंकि बेस कम था इसलिए थोड़ा इंक्रीज भी हमें ज्यादा दिखता है। While over time India's export and import have tended to be rise, increase हुआ है, India's share in global trade has tended to be decline. मतलब टोटल फॉरेन ट्रेड के अंदर इंडिया का शेयर कितना है, इसको समझे बेटा, ये डिक्लाइन हुआ है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा टोटल फॉरेन ट्रेड के अंदर शेयर 1.8% था, और आज ये 0.5% है। सॉरी, 1991 का डेटा हमारे पास है, 1991 का डेटा है। मतलब कि इंटरनेशनल, टोटल इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा शेयर कम हो रहा है। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री हमारे से कहीं ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें ये देख के हैप्पी नहीं होना है, ये देख के खुश नहीं होना है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कई गुना बढ़ गया। डेटा कुछ और कहता है कि ये इसलिए ज्यादा बढ़ता है क्योंकि हमारा बेस कम था, और दूसरा डेटा ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ग्लोबल ट्रेड के अंदर हमारा शेयर डिक्रीज हुआ है। 1951 के अंदर जो 1.8 अप्रोक्सीमेट 2% था, अब वो 0.5% रह गया है। ठीक है जी, इट इज ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। हाँ, 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड के अंदर हमारा शेयर इंक्रीज हुआ। आप देख सकते हैं बेटा, 2017 और 18 के अंदर टोटल ग्लोबल ट्रेड में कितना है, ये 1.2%, एंड इंपोर्ट है कितना, 2.6%। हमारा एक्सपोर्ट, टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट का 2.1% है, और हमारा इंपोर्ट, टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 2.6% है। और ये कब पॉसिबल हुआ, आफ्टर 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, उसके बाद हमारा वॉल्यूम कुछ इंक्रीज हुआ है, हमारा वॉल्यूम या हमारा परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड कुछ इंक्रीज हुआ है। समझ में आएगा बेटा, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान से याद करने हैं बेटा, डेटा आपको याद रखना है। Again, it is only after the initiation of economic reform that change in the volume of trade has become significant. मतलब volume of trade जो है हमारा, जो है ज्यादा इंक्रीज हुआ है। कब, जब से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। यू कैन सी दैट डेटा बेटा, आप इस डेटा को देख सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड कितना इंक्रीज हुआ है। उससे पहले बेटा 1985 से 90 के बीच में टोटल वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारा 63,093 था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, 1991 के रिफॉर्म्स के बाद
8,90,796 और उसके बाद कंटिन्यूसली ये हाई जंप है, उसके बाद लगातार ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता जा रहा है। देख सकते हैं आप 8,90,000 था, उसके बाद 20 लाख हो जाता है, उसके बाद 46 लाख हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली 1 करोड़ 28 लाख हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली 2 करोड़ 21 लाख है। उससे पहले ये बड़ी स्लो स्पीड से बढ़ रहा था बेटा। आप देख सकते हैं सबसे पहले 6760 था, उसके बाद केवल अप्रोक्सीमेट 2000 बढ़ता है, उसके बाद अप्रोक्सीमेट फिर जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो ये ज्यादा इंक्रीज नहीं था। बट आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 ये जो है ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान से याद करने हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिपेंडेंस के बाद ये देखा था हमने, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसे चेंज हुआ। अब है बेटा इंडिपेंडेंस के बाद कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या था। कंपोजिशन मतलब किस टाइप की गुड्स को हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था बेटा, हम रॉ मेटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस आए, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट या रॉ मेटेरियल का एक्सपोर्ट जो हम ज्यादा करते थे, इंडिपेंडेंस के बाद वो कम होना स्टार्ट हुआ। हमने एग्रीकल्चरल या रॉ मेटेरियल का एक्सपोर्ट कम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया कम उसको, इसके 2 पॉइंट्स मेनली थे। सबसे पहला, इंडिया ने अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खुद ही एज ए रॉ मेटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ी, हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, हमने अपना रॉ मेटेरियल अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर ही यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बढ़िया नहीं था, क्योंकि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं था, दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सपोर्ट आवर रॉ मटेरियल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम बाहर बेचते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वी स्टार्ट यूजिंग आवर रॉ मटेरियल इन आवर ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सबसे पहला कारण यह था कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हमारा इंडिपेंडेंस के बाद कम हुआ। दूसरा बेटा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो हम डोमेस्टिक आउटपुट होता था उसको हम ही कंज्यूम कर लेते थे, बाहर एक्सपोर्ट करना ही नहीं पड़ता था, या करते थे तो बहुत कम एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है जी, तो 2 कारणों से हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट क्या हुआ, कम हुआ। फर्स्ट वन, क्योंकि हमने हमारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एग्रीकल्चरल आउटपुट को डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर एज ए रॉ मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण हमने हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। इंडिपेंडेंस के बाद जो कन्वेंशनल आइटम्स थी उनके परसेंटेज शेयर के अंदर भी डिक्लाइन आया। कन्वेंशनल आइटम्स होती है बेटा जो हमारी मेनली कैश क्रॉप्स हम किसको कह सकते हैं, जिसको ज्यादातर बेचा जाता है, जैसे जूट, टी, फूड ग्रेन्स भी हो सकते हैं, कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं, जिसको हम बड़े स्केल के ऊपर इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिपेंडेंस के बाद बिकॉज ऑफ सम डेवलपमेंटल प्रोग्राम, डोमेस्टिक डिमांड फॉर कन्वेंशनल आइटम्स हैज टेंडेड टू बी इंक्रीज। मतलब कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हुए, कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, जिसके लिए हमने उन गुड्स को, जो कन्वेंशनल आइटम्स हम बाहर बेचते थे, उनको हमने अपने देश के अंदर ही एज ए रॉ मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिक डिमांड उनकी इंक्रीज हुई। मतलब परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स जो हम पहले बेचते थे वो भी हमने बाहर बेचनी कम कर दी, उनका एक्सपोर्ट करना कम कर दिया। इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्योंकि पहले हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कम थी। वी हैड द रॉ मटेरियल, वो था हमारे पास, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर ही कम होता था। इवन हम मैन्युफैक्चर बाहर से करवाते थे या बाहर से मैन्युफैक्चर करके खरीदते थे, बाहर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके बाहर से फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते थे। लेकिन बेटा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल था। इसलिए हमने जो है रॉ मटेरियल को यूज करके जो है कम कॉस्ट के ऊपर गुड्स को प्रोड्यूस किया और उसको बाहर महंगा बेचना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा जो परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मतलब रिवर्स हुआ। पहले जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते थे, अब हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इवन फिनिश्ड गुड्स को हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जो बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन था वो हमने लेना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ सब डेवलपमेंटल प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन।
समझ में आएगा बेटा? तो ये पॉइंट आपने समझना है. आफ्टर इंडिपेंडेंस परसेंटेज शेयर ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स हैज टर्न टू राइज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. Presently, आज के टाइम पे some gems and precious metals, some machinery and some vehicles are the notable export of India. ये चीजें हम finished goods के रूप में प्रिपेयर करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचते हैं. So these are mainly three notable point regarding our composition of foreign trade कि हमारा जो पहले एग्रीकल्चरल आउटपुट का ज्यादा एक्सपोर्ट होता था वो कम हुआ क्योंकि हमने उनको खुद ही यूज करना स्टार्ट कर दिया. पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया. जो हम कन्वेंशनल आइटम को पहले एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे वो भी हमने कम कर दिया और जो हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को पहले एक्सपोर्ट नहीं करते थे वो एक्सपोर्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया. तो दीज आर सम पॉइंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. और ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि अब हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड नहीं है. नाउ वी आर ऑल्सो ए फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री. देखिए बेटा, द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड शोज दैट इंडिया इज नो लॉन्गर ए स्टैटिक or backward economy. It shows a significant sign of structural transformation. You have to understand the meaning of structural transformation. इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बेटा. ये पॉइंट ऑलरेडी पहले भी आई थिंक आ चुका है आपके पास. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री या फिर टर्सरी सेक्टर. Initially we were depend on the agriculture sector, but now we are not just depend on agriculture sector. We also increased, we also growing the secondary and tertiary